Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today we are going to discuss हार्डी वेंगबर्ग प्रिंसिपल। चैप्टर इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पढ़ते हैं हार्डी वेंगबर्ग प्रिंसिपल, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट। तो कई सारी बातें इसमें कवर होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चालू करते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। तो किसी भी पॉपुलेशन में हम लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन, एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है? कुछ एक टर्म आया, पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया जिसकी बाउंड्री आप वेल डिफाइंड हो, और किसी भी टाइम विशेष पे वहाँ रहने वाले एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है, बात समझ में आई। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील को हम लोग बात करेंगे, जीन की बात करेंगे। जीन क्या है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण को निर्धारित करने की, एक कैरेक्टर को गवर्न करने की, कंट्रोल करने की। आपके आइरिस का कलर कैसा होगा, वो डीएनए का जिस भाग के पास ये जानकारी है वो पर्टिकुलर जीन है जो इस बात को निर्धारित कर रहा है कि क्या कलर होगा। मानिए कि हम लोग जीन आई की बात करें जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे है, और जो इस बात को कंट्रोल करता है कि किस तरह का शुगर पॉलीमर मिलेगा आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो आपका ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करता है। तो दैट जीन आई दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 एंड दिस जीन आई आपको पता है इसके 3 एलील है, आई ए, आई बी और आई। किस तरह का शुगर पॉलीमर बनेगा ये इस बात को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। तो जीन के पास जानकारी है किस बात की, कि शुगर की कैरेक्टर के लिए। और एलील क्या? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट आर कॉल्ड एलील। एलील एक ही जीन के अलग अलग रूप, वो एलील कहलाते हैं। ठीक है, आइए। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus। अब आपको एलील की फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मानिए 100 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की बात हो रही है, 100 ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन की बात हो रही है। आपको पता ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड का मतलब है कि उनके पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। पर्टिकुलर जीन, कोई भी जीन की आप बात करें, वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पर्टिकुलर सेगमेंट पे होता है जिसको हम लोग लोकस बोलते हैं। तो पर्टिकुलर प्लेस पे कह लीजिए, पर्टिकुलर सेगमेंट पे कह लीजिए जीन होता है। तो जीन आई जैसे हम लोग बात कर रहे थे जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे मिल रहा है आपको, दैट जीन आई इज लोकेटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेगा। ठीक है जी, ओके। अब उस जीन के आप देख रहे हैं तो जीन आई सिचुएटेड है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ठीक है जी। ये तो जीन आई जिसके मल्टीपल एलील 2 से ज़्यादा एलील है। मानिए कोई जीन है ए जो किसी भी ऑटोसोम, मानिए सपोज ऑटोसोम नंबर 5 पे सिचुएटेड है। अब इसके 2 रूप, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, हमें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है। अब 100 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उसमें इस जीन की और इस जीन के पर्टिकुलर एलील की, इस एलील की फ्रीक्वेंसी और इस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको पता है 100 ऑर्गेनिज्म में 200 क्रोमोसोम नंबर 5 होंगे। ठीक है। तो टोटल इन ऑल 200 क्रोमोसोम नंबर 5 200 है, तो 200 टाइम्स ये जीन की अपीयरेंस हुई है उस पॉपुलेशन में। अब इन 200 टाइम्स में 120 टाइम्स कैपिटल है की, मतलब डोमिनेंट एलील की अकरेंस है, और 80 टाइम्स रिसेसिव एलील की अकरेंस है। आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये, हाउ मेनी टाइम्स दैट एलील अपीयर इन दैट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट जीन अपीयर इन दैट पॉपुलेशन। तो डोमिनेंट एलील के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 120 डिवाइडेड बाय 100, और रिसेसिव एलील के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 80 बाई 200। ठीक है जी, बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए। मानिए 100 ऑर्गेनिज्म है, 100 ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात हो रही, पर्टिकुलर जीन की बात हो रही। तो पर्टिकुलर जीन आपको पता होता है पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे होता है। मानिए हम जिस जीन की बात कर रहे हैं वो जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे है, और उस जीन के ये 2 फॉर्म, डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म है, जो एक दूसरे के एलील कहलाएंगे। ठीक है जी। तो 100 ऑर्गेनिज्म में
इस जीन की पर्टिकुलर जीन की अपीयरेंस कितनी बार है? 200 टाइम्स, क्योंकि 16 नंबर के क्रोमोसोम हर किसी के पास 2 कॉपी है, तो 200 टोटल इन ऑल 200 टाइम्स ये जीन इस पॉपुलेशन में अपीयर हुआ। अब उसमें से हमें बात करनी कि कितनी बार डोमिनेंट एलील की अपीयरेंस है और कितनी बार रिसेसिव एलील की अपीयरेंस है। डोमिनेंट एलील की अपीयरेंस 140, रिसेसिव एलील की अपीयरेंस 60। अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तरीका होता है हाउ मैनी टाइम्स दैट particular allele appear in that population divided by total number of times that particular gene appear in that population। तो ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है, ये तरीका होता है। ओके, इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। अब हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल कहता है किसी भी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश करी अलजेब्रा के इक्वेशन से। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन, ये प्रिंसिपल हार्डी-वेइनबर्ग का सिद्धांत ये कहता है कि एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है, एक समान रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कई पीढ़ियों तक। द जीन पूल, जीन पूल क्या, व्हाट इज़ जीन पूल? अब एक और टर्म आया जीन पूल, तो हम लोग टर्म पढ़ चुके। जीन क्या है बात करी हम लोगों ने, एलील क्या है बात करी हम लोगों ने, पॉपुलेशन क्या है वो बात करी हम लोगों ने, और एलील की फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात करी। अब आइए एक टर्म और आया है जीन पूल। जीन पूल किसको कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। अब मानिए हम लोगों ने बात करी थी 100 ऑर्गेनिज्म की, 100 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में जीन पूल कितने का बना होगा? जीन पूल बना होगा, कितने जीन होंगे? टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स, टोटल जीन्स और देयर एलील, जितने भी जीन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील, तो कुल मिला जुला के इस 100 ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन्स और उसके एलील जीन पूल कहलाते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, म्यूटेशन होगा तो नया एलील बन जाएगा, म्यूटेशन नहीं हो रहा तो एलील नया फॉर्म नहीं हो रहा। ये आगे भी आपको समझ में आएगा जब हम लोग बात करेंगे। 5 कंडीशन है जो प्ले कर रही हो तो ये जो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल है स्टैंड करता है, वरना उससे डेविएट हो जाता है। जो हम लोग कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी एलील की ओवर सेवरल जनरेशन, उसके लिए चाहिए 5 चीज़ें जो ना हो रही हो, 5 फैक्टर जो प्ले ना कर रहे हों, या कहिए कि 5 फैक्टर वो प्ले करेंगे, उनमें से कोई एक, तो ये एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। इसको आगे भी आपकी बुक में लिखा है, समझाता हूँ आपको। द जीन पूल, जीन पूल पे फिर से फोकस करते हैं। जीन पूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील इन अ गिवन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन्स और उनके एलील, जीन और एलील की जो टोटल नंबर होगा उसको हम लोग पर्टिकुलर उस पॉपुलेशन का जीन पूल बोलेंगे। कांस्टेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। तो जितने भी एलील हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 होगा। हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ऐसे जीन की जिसके 2 ही एलील है। मल्टीपल अगर एलील हो P + Q + R + S तो भी 1 ही रहेगा। सम टोटल ऑफ ऑल द एलील, ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। एलील की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर आपके लिए कॉम्प्लिकेट ना करें, हमने वैसा एग्जाम्पल पकड़ लिया है उस जीन का जिसके कि केवल 2 ही फॉर्म है, डोमिनेंट और रिसेसिव, और उनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग P और Q से डिनोट करते हैं। मल्टीपल एलील का केस नहीं पकड़ा भाई, IA, IB और I का केस भी तो पकड़ सकते थे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मानिए P, इसकी फ्रीक्वेंसी Q और इसकी फ्रीक्वेंसी R। तो समझाने के लिए आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट ना करें, अपने लेवल पे जो आपके लेवल पे पूछा जाएगा वो मल्टीपल एलील का केस हार्डी-वेइनबर्ग को नहीं पूछा जाएगा, आपसे 2 एलील वाले जीन का ही केस पूछा जाएगा। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1 इंडिविजुअल। अब ये देखिए नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड ये बातें हैं, इसमें पर्टिकुलर नेचुरल सिलेक्शन पे आएंगे तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी बातें बाद में। आइए, सम टोटल एलीलिक फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल एलील की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कर सकते हैं P एंड Q, ठीक है जी। एलील की फ्रीक्वेंसी को P और Q से डिनोट कर सकते हैं ना। डिप्लॉयड P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल A एंड कैपिटल लोअर केस से। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में P किसको बता रहा है? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को। P यहाँ पे डिनोट कर रहा है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को, Q डिनोट कर रहा है
रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। अब देखिए किसी भी पॉपुलेशन में अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे डिप्लॉयड में पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ये किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। अब डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड क्या होता है, इसको भी लगे हाथ समझिए। तो कई टर्म आपको यहाँ पे मैंने समझाए हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल है, हैप्लॉयड सेल या हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉयड वो सेल होती है जिसमें केवल सिंगल जीनोम हो, सिंगल जीनोम कंटेनिंग जो सेल होती है उसको हम लोग हैप्लॉयड सेल बोलते हैं। और डिप्लॉयड सेल वो है जिसमें 2 जीनोम हो, 2 जीनोम। हाँ जी, तो बात हो रही थी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल की। हैप्लॉयड सेल होती है जिसमें सिंगल जीनोम हो, डिप्लॉयड सेल होती है जिसमें 2 जीनोम हो, कंटेनिंग 2 जीनोम, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। और जीनोम क्या, व्हाट इज जीनोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि पूरा सेट क्रोमोसोम का। ह्यूमन बीइंग के केस में 23 क्रोमोसोम का बना होता है जो हमें हमारे मदर और फादर से मिलता है। तो हमारे पास 2 सेट है, हम लोग डिप्लॉयड है। एक सेट पूरा 23 क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम का। तो जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम वेयर ईच एंड एवरी क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ सिंगल इन नंबर, सिंगल नंबर में होता है। तो 1 से 23 तक का ये जो सेट है सिंगल जीनोम। अब सिंगल जीनोम में, एक जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज होते हैं। तो एन वैल्यू जो आप लिखते हैं सेल डिवीजन जब आप पढ़ेंगे एन और सी, एन वैल्यू जो बताता है वो नंबर ऑफ जीनोम बताता है, किसी सेल में कितने जीनोम है। अगर एन की वैल्यू 1 है, सिंगल जीनोम है, तो हैप्लॉयड एन की वैल्यू 2 है, तो डिप्लॉयड एन की वैल्यू 3 है, तो ट्रिप्लॉयड एन की वैल्यू 4 है, तो टेट्राप्लॉयड एन की वैल्यू 5 है, तो वो पेंटा हेक्सा सो ऑन। तो ये तो आपको बता रहा नंबर ऑफ जीनोम एन। अब इसमें नंबर ऑफ जीनोम 1, एक जीनोम में क्रोमोसोम का नंबर स्पीसीज में स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में 23 है, एप्स के केस में 24 है, अनियन के केस में 8 है, पाइसम सेटाइमम के केस में 7 है, ड्रोसोफिला के केस में 4 है। तो ये नंबर क्रोमोसोम का चेंज होता है, हो सकता है, लेकिन सिंगल जीनोम में एक पूरा सेट। इसको नहीं समझ में आ रहा तो बात समझो मेरे बच्चे, केमिस्ट्री या बायो की बात कर लीजिए। बायो की क्लास 12 की अगर आप जाएंगे बुक लेने एनसीईआरटी की, आप कहेंगे मुझे कंप्लीट सेट दे दो, तो आपको 2 बुक देगा। लेकिन अगर आप जाके फिजिक्स की मांगेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12 के लिए, मतलब एनसीईआरटी 11-12 के लिए आप मुझे कंप्लीट सेट फिजिक्स की बुक्स का दे दीजिए, तो आपको 4 बुक्स मिलेंगी। केमिस्ट्री में 4 बुक्स मिलेंगी। तो ये बुक का देखिए नंबर अलग अलग है, लेकिन एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का वो बता रहा आपको जीनोम, उसमें क्रोमोसोम का नंबर अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज हो सकता है, होता है, स्पीसीज के अनुसार होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसी भी, अब देखिए किसी भी पॉपुलेशन को मैंने अभी आपको बताया था, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल, ये कैपिटल ए इंडिविजुअल क्या, पॉपुलेशन में 3 तरह के आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप के हिसाब से 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आपको किसी पॉपुलेशन में मिलेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। 3 तरह का कॉम्बिनेशन आपको पॉपुलेशन में मिल सकता है, पर्टिकुलरली उस जीन के मद्देनज़र जिस जीन के 2 रूप हैं। अगर जीन के 3 रूप हैं तो ये आपकी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, 6 तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 6 तरह के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी के लेवल की, आपके नीट के लेवल की, तो हम लोग उसमें ये मान के चल रहे हैं कि जीन, उसके 2 रूप, तो 2 तरह के 2 रूप, 2 तरह का कॉम्बिनेशन, एक क्रोमोसोम पे अपीयरेंस कैपिटल एलील की, दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल एलील की, एक क्रोमोसोम पे अपीयरेंस कैपिटल एलील की, दूसरे पे रिसेसिव एलील की, डोमिनेंट कैपिटल निकल रहा मुँह से, डोमिनेंट कह लीजिए, या दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील की। तो भैया 3 तरह के कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है, ये और ये। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो किसी क्रोमोसोम पे अगर एलील के अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी तो अपीयर होने की, उसके पास तो 2 कॉपी है ना, तो उस पर भी पी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। मानिए किसी क्रोमोसोम पे उसके आने की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्यू है,
ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, संभावना ये कितनी है, ये संभावना है ए टाइम्स की ये ए की यहाँ पे आने की, अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी अगर पी है, कैपिटल ए डोमिनेंट एलील की किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी पी है, तो एक क्रोमोसोम नहीं ना, उसके पास 2 क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम इस पे भी पी है, अगर 3 होते तो ये हो जाती पी क्यूब, लेकिन अभी कितनी है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो पी स्क्वायर। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनका जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी पॉपुलेशन में, पी स्क्वायर होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल जिनके दोनों क्रोमोसोम पे, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पॉपुलेशन में, उनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में पी स्क्वायर है। अब पॉपुलेशन में आप ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, उसका भी वही तरीका है कि हाउ मैनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर जीनोटाइप अपीयर इन दैट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दैट पॉपुलेशन, तो उससे आपको निकल आएगी फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका वही है। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक बच्चे बहुत फंसते हैं, जिसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, बहुत आसान शब्दों में आपको बताया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी विद दैट एलील ए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम, कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए डोमिनेंट एलील की यहाँ पे अपीयर होने की पर्टिकुलर लोकस पे पी है, ठीक है जी, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल डिप्लॉयड इंडिविजुअल में ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम तो 2 है ना, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी तो पी है। अगर आपके पास स्कूटर है तो उस पर 2 सीट है ना, एक फ्रंट सीट है, एक पिलियन राइडर की सीट है, तो आप फ्रंट सीट पे भी बैठ सकते हो, ड्राइविंग सीट पे भी बैठ सकते हो, पिलियन राइडर की सीट पे भी बैठ सकते हो। अगर आपके पास बाईसाइकिल होती केवल तो उस पर एक ही सीट होती, तो एक ही सीट पे आप बैठ सकते थे, तो अपीयरेंस होता पी टाइम्स। लेकिन यहाँ पे आप आगे भी बैठ सकते हो, मानो आप स्कूटर से जा रहे हो मार्केट परचेज के लिए, तो ये हो सकता है आप ड्राइव करके ले जाओ, या ये हो सकता है आप किसी आजकल चल रही थी ये रैपिडो, आपने रैपिडो बुलाई, ड्राइवर स्कूटर या कोई भी बाइक लेके आया और आप पिलियन राइडर बन के चले गए, तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते थे, आप यहाँ पे भी बैठ सकते थे, दोनों जगह आप, या तो आप दोनों ही जगह बैठ जाओ। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो एक जगह एक सीट पे बैठने की पी, दूसरी सीट पे बैठने की पी, तो पी स्क्वायर हो गई। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या लॉ ऑफ एडिशन भी एक होता है जिसमें पी प्लस पी करते हैं हम लोग, यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, पी स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ऑफ लोअर केस है, ये तो डोमिनेंट एलील की बात हुई। रिसेसिव एलील की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर, लोअर केस क्यू स्क्वायर हो जाएगी। एंड ऑफ, अब यहाँ पे देखिए इस वाले केस में 2pq हो गई, इस वाले केस में कैपिटल ए लोअर केस ए वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2pq, 2 यहाँ पे p और यहाँ पे q, तो एक बार तो pq बना एक कॉम्बिनेशन में, भाई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के ये फादर का एलील और ये मदर का एलील, फादर के एलील पे हमारा आया लोअर केस, फादर के एलील पे आया कैपिटल ए और मदर के एलील पे आया लोअर केस ए। एक तो ये चांस बन सकता है, दूसरा चांस ये बन सकता है फादर के एलील पे आए लोअर केस ए और मदर के एलील पे आए कैपिटल ए, एक ये चांस बन सकता है। नहीं समझ में आई बात बेटा, हम लोग को क्रोमोसोम मिले किससे, पूरा जीनोम मिला है फादर और मदर से, ठीक है। फादर का क्रोमोसोम पर्टिकुलर 11 या 16 जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, डोमिनेंट एलील आ गया और इधर रिसेसिव एलील आ गया, यहाँ पे लिख दें फादर, यहाँ पे लिख दें मदर, एक पॉसिबिलिटी ये है, तो पी क्यू हो गया। और दूसरे वाले में यहाँ पे आ गया लोअर केस ए और यहाँ पे आ गया कैपिटल ए, इस बार भी पी क्यू हो गया, इस बार ये हो गया क्यू पी, लेकिन बात तो वही है ना, एक बार पी क्यू एक बार क्यू पी, तो पी क्यू ही है ना, ठीक है। तो टोटल इन ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अब अप्लाई होगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2pq, pq प्लस pq 2pq,
तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे चांसेस कैसे बन सकते हैं? 2 बार बन सकते हैं, एक बार बना PQ, एक बार बना QP, तो 2PQ। ठीक है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में, मैंने आपको बताया 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं, कैपिटल ए, लोअर केस ए, लोअर केस ए, और कैपिटल ए, लोअर केस ए, लोअर केस ए, कैपिटल ए। तो इनको 2PQ कर लो ना बच्चे, 2PQ हो गई। ठीक, समझ में आई बात? चलिए, सिमिलरली लोअर केस ए क्यू स्क्वायर और कैपिटल ए लोअर केस ए इज 2PQ, hence P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. This is binomial expansion of P plus Q whole square. तो जो कि इन्होंने बोला कि एलील की फ्रीक्वेंसी सम टोटल कितने भी एलील हो 1 होती है, तो आप इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए, तो बायनोमियल एक्सपेंशन कहलाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब फ्रीक्वेंसी आप मेज़र करें किसी पॉपुलेशन में एलील की, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैल्यू की 0.7 0.3 आएगी डोमिनेंट की, रिसेसिव की, वो हो जाए 0.5 0.5 या हो जाए 0.4 0.6, डेविएट हो जाए। डेविएशन क्या दिखाता है? डेविएशन दिखाता है इवोल्यूशन हो रहा। डेविएशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एलील की फ्रीक्वेंसी, उससे डेविएशन दिखाता है कि इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, इवोल्यूशन हो रहा है। दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। डिफरेंस ये बताता है कि इवोल्यूशन हो रहा है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, भाई 0.7 0.3 से हो गया 0.65 0.35 या 0.45 और 0.55, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना तेज़ी से या उतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज बता रहा है। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन, वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और इन अदर वर्ड्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो गई पॉपुलेशन में, तो वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। तो आप इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? आप इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन हो रहा है। 5 फैक्टर्स आर नोन टू इफेक्ट हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। अब 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं। वो 5 फैक्टर कौन से? दीज आर जेनेटिक, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो कहाँ चले गए? ये रहा, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट दूसरा, म्यूटेशन तीसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चौथा फैक्टर, एंड नेचुरल सिलेक्शन 5 फैक्टर। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का। ठीक है। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन। किसी, मैंने बोला ना, पॉपुलेशन क्या है? किसी भी वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, सेम स्पीसीज के। अब उसमें से कुछ इधर निकल के चले गए, कुछ इधर आ गए, तो जीन की फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बदल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं जीन माइग्रेशन, और जब ये कई बार हो जाए तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, ठीक है जी। न्यू जीन एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दे आर लॉस फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। ये इधर से इधर चले गए, तो ये ओल्ड पॉपुलेशन में से इन जीन का लॉस हो गया, लेकिन न्यू पॉपुलेशन में ऐड ऑन हो गए। दिस वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम। जी एक या 2 बार गए जीन माइग्रेशन, लेकिन कई बार ये हो गया एक्सचेंज, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तब ये जीन माइग्रेशन ना कहला के जीन फ्लो कहलाएगा। हैपेंस मल्टीपल टाइम हो जाए। इफ़ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और अगर ये इंटेंशनली ना हो के बाई चांस हो जाए तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या? बेसिकली ड्रास्टिक चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी, वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? आप कहीं जा रहे हैं और सडन आप अपना पाथ भटक जाए, दूसरी तरफ चल दें, वो ड्रिफ्ट है। तो ड्रिफ्ट क्या हुआ? आप एक एलील की फ्रीक्वेंसी
ऑब्जर्व कर रहे थे या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सडन चेंज आ जाए ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, तो ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स द चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। कई बार ये इतना तेज होता है जेनेटिक फ्रीक्वेंसी का चेंज कि वो एलील फ्रीक्वेंसी का चेंज कई बार इतना ज़्यादा या इतना सीवियर होता है, इतना चेंज इतना ज़्यादा हो जाता है कि नई पॉपुलेशन जो है नए फिनोटाइप, नए जीनोटाइप, नए फिनोटाइप, पॉपुलेशन में जो ये स्पीसीज़ की पॉपुलेशन थी एक नई स्पीसीज़ बन जाती है जिसको हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो इस तरह का जब होता है तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ओरिजिनली ड्रिफ्ट हुई है उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर। ठीक है जी। तो जो पॉपुलेशन के निकल के कुछ ऑर्गेनिज्म जाके दूसरी जगह बस गए, जो ड्रिफ्टिंग दिखा रहे हैं, जो अपनी मदर पॉपुलेशन से जो ड्रिफ्ट होके एक नया उन्होंने फाउंडेशन लेकर दी नई स्पीसीज़ की, वो कहलाएंगे फाउंडर्स और इफेक्ट कहलाएगा फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट की भी बात कर ली। अब इस वाले पैराग्राफ में हमने किस किस चीज़ की बात कर ली? जीन फ्लो की बात कर ली, जीन माइग्रेशन की बात कर ली, जेनेटिक जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो की बात कर ली, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर ली, और हम लोगों ने बात कर ली फाउंडर इफेक्ट की। ठीक है। लेकिन यहाँ वाली अगर आपको कुछ बातें क्लियर नहीं है तो आइए आपकी थोड़ी सी मैं हेल्प करूँ, थोड़ा सा इसको मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो की बात कर रहे थे हम लोग। जीन माइग्रेशन में माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के दूसरी पॉपुलेशन में चले गए तो यहाँ से कुछ जीन कम हो गए और यहाँ पे जीन बढ़ गए। इसी तरह से कुछ इधर आ जाए तो ये अगर एक या दो बार हो तब हम लोग बोलते हैं जीन माइग्रेशन, इसकी वजह से एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और ये कई बार हो तो हम लोग बोलते हैं जीन फ्लो। न्यू जीन्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, नए जीन ऐड हो गए न्यू पॉपुलेशन में, जिस पॉपुलेशन में गया, एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और ओल्ड पॉपुलेशन से कम हो गए। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन अगर्स मल्टीपल टाइम। ठीक है जी। आइए थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी डियर की, और इधर भी डियर है। इनका जो कलर है गोल्डन है, इनका कलर जो है डार्क ब्राउन है। तो रेड से हम लोगों ने इसको डिनोट किया है और ब्लू से इनको डिनोट किया है। एक ही मतलब ये देखिए अलग अलग जगह पे रहने वाली पॉपुलेशन। ठीक है। इसमें से कुछ ये ऑर्गेनिज्म निकल के इधर आ गए, रेड वाले इधर आ गए, तो रेड वाले यहाँ पे कम हुए, इधर बढ़ गए। ठीक है। यही बोलता है ना वो कि नई पॉपुलेशन है, उनकी ऐड ऑन हो गए कुछ जीन और पुरानी पॉपुलेशन से कम हो गए। ठीक है जी। और इधर से कुछ इधर चले गए। तो पहले जब तक ये माइग्रेशन नहीं हुआ था, सारे रेड, ऑल रेड्स आर रिसाइडिंग ओवर हेयर एंड ऑल ब्लू रिसाइडिंग ओवर हेयर, यहाँ पे रह रहे थे। इनमें से कुछ रेड इधर आ गए, कुछ ब्लू इधर चले गए। तो ये हो गया आपका जीन, क्या हो गया जी? ये जीन माइग्रेशन। और जब ये कई बार होगा तो कहलाएगा जीन फ्लो। इनके इधर से इधर जाने में माउंटेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये माउंटेन एक बैरियर सा था, लेकिन वो बैरियर को पास करके इधर आ गए और कुछ इधर चले गए। तो आप जानते हैं पॉपुलेशन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसमें जियोग्राफिकल एरिया में बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं। तो बाउंड्री को ब्रेक करके इधर आ गए और ये इधर चले गए। अब नई पॉपुलेशन जो बनी उसमें ये डार्क ब्राउन के साथ कुछ गोल्डन कलर के, और इधर देखिए गोल्डन कलर के साथ कुछ डार्क ब्राउन कलर के ऐड ऑन हो गए। ठीक है जी। ये हो गया आपका जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन के बाद। तो इससे एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अपना जो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल कहता है वो कहता है जी एलील की फ्रीक्वेंसी ओवर द जनरेशन सेवरल जनरेशन इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड सेम, कांस्टेंट और सेम रहती है। तो अगर 5 चीज़ें ना हो रही हो, अब वो देखिए ना 5 चीज़ों में अगर जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन होगा तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी ना। और जीन फ्लो जीन माइग्रेशन क्या होता है उसको मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो आपकी एनसीईआरटी ने बताया जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है। चलिए ये तो ये हुआ, आगे चलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आइए। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इवन द पॉपुलेशन साइज बिकम स्मॉल। अब आपने देखिए आजकल तुर्की में आया हुआ भूकंप, और तुर्की में भूकंप आने से नेचुरल कैलामिटी है, वास्ट आपके देख रहे हैं कि पॉपुलेशन वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं। वास्ट कैजुअलिटी होने से क्या होगा कि हो सकता है वहाँ पे एलील की फ्रीक्वेंसी बदल जाए। अभी तक जो एलील थे कैपिटल है या रिसेसिव एलील पॉपुलेशन में 0.7 0.3 थे, अब नेचुरल कैलामिटी 0.7 का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब है ये वाला एलील जो है ये एलील फेवर कर रहा है ऑर्गेनिज्म के एडप्ट होने में अपने सराउंडिंग से, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन जब इस तरह की बात हुई नेचुरल कैलामिटी, तो नेचुरल कैलामिटी ये थोड़ी ना देखेगी कौन फिट है, कौन फिटेस्ट है और कौन फिटर है, वो तो सभी को एक तरफ से मर गए ना पॉपुलेशन में। तो ये हो सकता है कि इसके बाद हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 रह जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 हो जाए, ज़्यादातर लपेटे में वो ऑर्गेनिज्म आ जाए जिनके पास ये एलील है। ये होता है नेचुरल कैलामिटी का असर। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द ड्रास्टिक चेंज, एकदम से वास्ट चेंज हो गया एलील फ्रीक्वेंसी में व्हेन द पॉपुलेशन साइज बिकम वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट अल्टर्स द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमेनिंग पॉपुलेशन विच कॉजेज वेरिएशन। जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और उससे वेरिएशन आएगा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन जेनेटिस्ट सीवॉल राइट, इसको सीवॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं, हु रियलाइज्ड इट्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। हेंस जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन में हो सकती है। इट्स इफेक्ट्स आर मोर मार्क्ड इन वेरी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। लेकिन इसका इफेक्ट आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट सीवियर इफेक्ट या एक हाँ कि मज़े का जो इम्पैक्ट आ गया वो किस में दिखाई देगा, स्मॉल पॉपुलेशन में। टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटल नेक इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंतर्गत ही आता है फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। आपकी बुक में उन्होंने फाउंडर इफेक्ट को डिस्क्राइब किया है, ठीक है जी, उसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, ये कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, छोटे इंसेक्ट्स या कहिए कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे, जो पॉपुलेशन उनकी दिखाई है ग्रीन और पिंक की। देखिए पहले इनिशियली पिंक के ज़्यादा, लेकिन ये चांस की बात है कि कोई ह्यूमन बीइंग वहाँ पे पास किया उस पाथवे पे, जिस रास्ते पे ये पड़े थे, और चांस की बात है ये जो तीन थे यही तीनों ख़त्म हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला ना चांस इफेक्ट है और छोटी पॉपुलेशन में है। अब देखिए जीन एलील की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल टोटल इनऑल बदल गई, जितने भी बचे वो सारे पिंक बचे। पहले पिंक और ग्रीन ही सारे लपेटे में आ गए। ज़्यादातर चांस क्या होना था, जिनकी ज़्यादा थी फ्रीक्वेंसी लपेटे में, उनके आने का चांस ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ये तो चांस इवेंट है ना, लक बाई चांस। कि हुआ क्या कि ये तीन बेचारे जो इस पॉपुलेशन के थे वो क्रश हो गए, और जो बचे वो सारे के सारे पिंक बचे। ठीक है जी, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात हो गई। फाउंडर इफेक्ट पे आइए, इससे देखिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा फाउंडर इफेक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन नोटेड व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड फाउंडर्स लीव देयर होम्स टू फाइंड न्यू सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन थी, इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के एक अलग सेटलमेंट में जाके सेट हो गए। तो यहाँ पे अभी ब्लू के 3 है, ग्रीन के 3 है, येलो के 3 है, रेड के 3 है, मतलब नियर अबाउट 0.25 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन निकल के कौन गए, निकल के आपके 2 ग्रीन और 2 ब्लू चले गए। ठीक है, अब ये जो जाके यहाँ पे बस गए एक नए सेटलमेंट में, एक नए हैबिटेट में, वहाँ पे आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ये फाउंडर कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बन गई पॉपुलेशन उसमें केवल ग्रीन और ब्लू की अपीयरेंस होगी। रेड और येलो तो अपनी मदर पॉपुलेशन से अलग हुए ही नहीं, वो वहीं पे। तो ये जनरल पॉपुलेशन अब इसमें कुछ येलो और ग्रीन की कम हो गई, लेकिन है चारों के चारों। और ये जो जाके दूसरी जगह बस गए थे वहाँ पे केवल अपीयरेंस किसकी है, ग्रीन और ब्लू की। तो ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ये फाउंडर कहलाएंगे। ये है फाउंडर इफेक्ट, जिसको हम लोग फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। फाउंडर इफेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट example of genetic drift in human population. It is noted when a small group of person called founders leave their home to find new settlement. The population in a new settlement may have different genotype.
पॉपुलेशन जो जाके सेट हुई उनका जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, हमारे एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी पॉपुलेशन में फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन, मदर पॉपुलेशन से पेरेंट पॉपुलेशन से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप इन न्यू सेटलमेंट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो ये जो डिफरेंट जीनोटाइप या डिफरेंट जीनोटाइप होने से फिनोटाइप भी हो सकता है बदल जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। समटाइम्स फॉर्म अ न्यू स्पीसीज, और कई बार न्यू स्पीसीज बन जाती है जिसको हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं, तो इसको हम लोग फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। बॉटल नेक इफेक्ट आपकी बुक में दे नहीं रखा, उसको भी समझ लीजिए। बॉटल नेक इफेक्ट वॉज टर्म इंट्रोड्यूस बाय स्टेबिंस। स्टेबिंस ने बॉटल नेक इफेक्ट दिया था, टर्म दिया था। द बॉटल नेक इफेक्ट, the frequency of allele changes randomly due to fire, flood or other natural calamities like earthquake and volcanic eruption। तो सडनली ड्रास्टिक चेंज हो गया, उसके उनके नेचुरल कैलेमिटी हुई, जैसे अर्थक्वेक, जिसका तुर्की का भी आपको एग्जांपल दिया। भाई बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फाउंडर इफेक्ट तो इंटेंशनली हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के दूसरी जगह जाके सेट हो गए, और ये बॉटल नेक इफेक्ट नेचुरल कैलेमिटी से हो रहा है, सच एज फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, इसका भी आपको एग्जांपल दिया तुर्की वाला, वॉल्केनिक इरप्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो पहले पॉपुलेशन इतनी थी, इसमें सभी तरह के थे, येलो थे, ग्रीन थे, रेड थे। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, बॉटल आप समझिए, मानिए कोई ये आपकी बॉटल है जिसके अंदर डिफरेंट कलर के मार्बल है, जब आप उसको पोर आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड है गर्दन इसकी, तो सब के सब एक साथ नहीं निकल पाएंगे, उसमें से कुछ ही निकल के यहाँ पे आ पाएंगे, बाकी यहाँ पे अल्टीमेटली फंस जाएंगे। तो निकल के आने के चांस, ये चांस इवेंट है, कोई भी आ सकता है, हो सकता है कि केवल एक ही ब्लू हो, और हो सकता है वही ब्लू यहाँ आके गिर जाए, बाकी के फंस जाए। ये बात है ना, ये तो एक चांस है। तो इसमें देखिए आप, पहले क्या था, पहले इसमें सभी तरह के थे, लेकिन जब निकल के आए तो रेड ज़्यादा निकल के आ गए, इसलिए सर्वाइविंग पॉपुलेशन में रेड की अपीयरेंस ज़्यादा हो गई, और नई पॉपुलेशन ये जो बन गई, पहले वाली पॉपुलेशन में येलो की इफेक्ट ज़्यादा थी, लेकिन न्यू पॉपुलेशन में रेड वालों की अपीयरेंस ज़्यादा हो गई, क्योंकि बॉटल नेक इफेक्ट के कारण जो उसमें से पास आउट हो पाए, वो केवल रेड वाले ज़्यादातर पास आउट हुए, निकल पाए। ठीक है जी, ये कहलाता है आपका बॉटल नेक इफेक्ट। तो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मानिए किसी गिवन पॉपुलेशन में अकरेंस इनकी ज़्यादा है, लेकिन ये अर्थक्वेक आया और यही ज़्यादातर निपट गए, ये बच गए, तो आने वाली जो नई पॉपुलेशन होगी कई जनरेशन के बाद, उनमें इनकी अपीयरेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा बॉटल नेक इफेक्ट। और हम लोगों ने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, सीवल राइट इफेक्ट भी बोल रहे थे, ये बात भी याद रखिएगा, सीवल राइट इफेक्ट कहलाता है। ये हो गया बॉटल नेक इफेक्ट। चलिए वापस चलें अब अपने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी जो बोल रही थी, तो कई सारे टर्म यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किए, जीन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी को समझाया, और आपको जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो को समझाया, और आपको मैंने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में समझाया, और मैंने आपको फाउंडर इफेक्ट के बारे में समझाया। ठीक है जी, ये सब बातें क्लियर होने के बाद आगे चलता हूँ। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotype। जब आप माइक्रोब पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये बात दिखाई देगी कि पहले से मौजूद जो उनके लिए लाभकारी म्यूटेशन थे उनका सिलेक्शन हो जाएगा और अल्टीमेटली एक नया फिनोटाइप बन जाएगा। ओवर सेवरल जनरेशन, फ्यू जनरेशन, दिस विल रिजल्ट इन स्पेसिएशन, नई स्पीसीज बन जाएगी जिसको हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल्ड। अब हम लोग आ गए नेचुरल सिलेक्शन पे, इनके 5वें फैक्टर पे जो कि बोला प्ले ना कर रहा हो। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये आपका ये जो हमारा हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की, वो सर्वाइव करता है या कहिए कि वो एग्जिस्ट करता है। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम P + Q = 1 या P² + Q² + 2PQ = 1, वो तब ये इक्वेशन लागू होगी अगर 5 चीज़ें नहीं हो रही। तो उसमें 5वीं चीज़ है हमारी क्या जी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में केवल इतना सा पढ़ के आप हो गए कंफ्यूज, उसके लिए मैं अलग एक लेक्चर बना रहा हूँ 20 मिनट का, वो देखिएगा, इससे बात नहीं बनेगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पे मैं ब्रेक करता हूँ, इतनी देखिए। अगली वीडियो में नेचुरल सिलेक्शन की वीडियो मैं आपको दूंगा जो करीब 20-25 मिनट की होगी। उसके बाद 20-25 मिनट की मैं आपको वीडियो दूंगा
एक जिसमें मैं आपको ये कैसे आप हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम या इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ 7-8 न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल उसका डिस्कशन करूंगा, तो आपको ये हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। इतने वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।